हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी से बहुत बहुत सॉरी, कल की क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज की क्लास में कल और आज दोनों के क्वेश्चंस को लिए गए हैं जो भी महत्वपूर्ण है, और अगले एक दो दिनों में मैं बीच बीच में करके सारा कुछ कवर करा दूंगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली करंट अफेयर की ये सीरीज आपकी हमेशा चलती रहेगी, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। और बहुत दिनों के बाद कल एक दिन की गैप लिया था, मैंने छुट्टी ली थी और आप लोगों को पोस्ट करके मैंने बताया भी था। और शाम को वीकली करंट अफेयर का रिवीजन भी हुआ है। अगर आपने वीकली करंट अफेयर नहीं रिवाइज किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, और उसको पिछले 2 बार से मतलब या कहें कि 2024 में उसको कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी वो चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही पिछले दिन का रिवीजन। कल हम लोगों ने पढ़ा था मालदीव ने किस देश के साथ 20 महत्वपूर्ण समझौते किए, तो चाइना के साथ समझौते किए। और चाइना जो है ये आइंस्टीन प्रोब नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर जाएगा। साथ ही साथ हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। भारतीय नौसेना जो है इसने दृष्टि 10 नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन रिसीव किया है। किससे? अडानी ग्रुप और इजराइल की एक कंपनी है, इसके द्वारा मिलकर के ये बनाया गया है। और चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं दीपा भंडारे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जनवरी 2024 में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं सेंथिल पांडियन सी। इसके अलावा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का जो है ये विश्व का 12वीं बार सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जीता हुआ है। और बांग्लादेश और मॉरिशस इनके वैज्ञानिक भारत के अंटार्कटिक अभियान में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ दिव्य कीर्ति सिंह हो गया है। अयोध्या कर लीजिएगा, अयोध्या, ठीक है जी। और दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन पिछले दिन से, यानी कि 13 तारीख से। 14 तारीख को तो मैंने पढ़ाया नहीं था, 15 तारीख आज है। तो टॉप 10 करंट अफेयर का आपने रिवीजन किया पिछले दिन का। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसकी जो पीडीएफ है और क्विज ये आपको मिलती है एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप पर आप जाकर के फ्री में इसका लाभ उठा सकते हो। पहला क्वेश्चन आज का, प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज के दिन यानी कि 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस। आप सभी को भारतीय थल सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को याद करते हुए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही धूमधाम तरीके से। लेकिन ये 15 जनवरी का दिन क्यों चुना गया है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा जो हैं ये पहली बार भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में ये फ्रांसिस बुचर या कहें कि पिछले जो कमांडर इन चीफ थे उनसे अपना पद ग्रहण किए थे। तो ये बने थे भारत के पहले कमांडर इन चीफ। और वहीं फ्रांसिस बुचर जिनसे ये अपना पद ग्रहण किए थे, ये समझ लो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। ओके, तो के एम करियप्पा जी की याद में मनाया जाता है 15 जनवरी को। 2025 में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या लॉन्च किया गया? तो देखो 2025 में 9वां एशियाई शीतकालीन खेल होने जा रहा है। 2025 में होगा, मतलब अगली साल होगा। और इसका शुभंकर यानी मस्कट बिनबिन को चुना गया है, साथ ही साथ नीनी को चुना गया है। बिनबिन और नीनी ये होगा इसका मस्कट यानी कि शुभंकर। आयोजन कहाँ होगा? ये 9वां एशियाई विंटर गेम ये होगा दोस्तों चीन में। चीन में होगा। चीन में ही एशियन गेम्स भी हुआ था। तो ये दोनों बिनबिन और नीनी ये यहाँ के हैं मस्कट इस बार के। ओके, कहाँ पर होना है? हार्बिन में होना है। हार्बिन जो है ये हेइलोंगजियांग प्रांत में आता है चाइना का। जैसे अपने यहाँ स्टेट होता है ना, राज्य होता है ना, वैसे वहां पर प्रांत होता है। और चाइना तो देश है ही, तो चाइना के इस प्रांत के इस सिटी में ये होगा, हार्बिन सिटी में आयोजित होगा। और ऑफिशियल स्लोगन चुना गया है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया को। तो शुभंकर है बिनबिन और नीनी। 19वां एशियाई खेल जो था ये चीन के होंगजोउ में हुआ था। और इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी जानना जरूरी है क्योंकि भाई 2023 में ही हुआ। देखो होना था 2022 में, नाम 2022 का रहेगा, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 एक साल के लिए डिले हुआ और आयोजन इसका 2023 में हुआ। तो आयोजन भले 2023 में हुआ लेकिन पढ़ेंगे हम लोग 2022 के नाम से। तो ये होंगजो में हुआ, 19वां संस्करण था। एशियाड इसे कहते हैं, एशियन गेम्स को शॉर्ट फॉर्म में। इवन एवर ऑनवर्ड ये इसका मोटो रहा था।
अगर हम लोग एशियन गेम की इस बार की बात करें तो इस बार चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 383 मेडल। जापान 52 गोल्ड के साथ दूसरे पर रहा, साउथ कोरिया 42 गोल्ड के साथ तीसरे पर, और अपना प्यारा भारत जो है ये 28 गोल्ड जीता। अभी तक के इतिहास में भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा था। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर के साथ 41 ब्रॉन्ज मेडल आए और टोटल 107 मेडल आए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है भारत के कितने मेडल किस में आए हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला इवेंट अगर बात करें एशियन गेम्स की तो पहला इवेंट भारत में ही हुआ था, 1951 में हुआ था। पिछला इवेंट जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में हुआ था और अगला जो होगा वो होगा नगोया जापान में, ठीक है। ये एशियाई खेलों की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना। भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है, तो इसमें ना बर्निहाट जो शहर है ये दिल्ली को भी पीछे कर दिया है। तो दिल्ली को पीछे करके बर्निहाट शहर ये बन गया है टॉप पर प्रदूषण के मामले में। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी आज के टाइम पर बन गई है। मतलब आप मेघालय के बारे में सुनते होंगे कि वहां के नदियों का पानी कितना स्वच्छ रहता है, कितना साफ रहता है, लेकिन देखो होता भी है, पर्यटन बढ़ते हैं, जब बहुत सारे लोग पहुंचते हैं ना तो फिर कुछ अतिक्रमण बढ़ ही जाता है, और जिसके लिए वहाँ की जो व्यवस्था है वो उतना उतना काबिल उस नहीं रहती है कि इतने ज़्यादा भीड़ भारी भरकम भीड़ को वो मैनेज कर सके या इनके लिए व्यवस्थाएं कर सके। भाई वो लोग अपने हिसाब से अपने कल्चर से जी रहे होते हैं, तो उनके लिए उतनी सुविधाएं नहीं रहती है। लेकिन जब अचानक से टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी ये एक दिक्कत आ जाती है। फिलहाल बहुत सारे रीजन रहते हैं, कोई एक कारण को अगर कहा जाए तो वो ठीक नहीं होगा। बर्निहाट जो है ये बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2023। इसने पीछे कर दिया है दिल्ली को, ठीक है। ये रिपोर्ट CREA ने जारी किया, यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने जारी किया है। यहाँ पर PM10 की सांद्रता देखी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना का शुभारंभ किया। तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने युवा निधि योजना का शुभारंभ किया। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा, जब वहां पर कांग्रेस पार्टी जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो जो 5 गारंटी की घोषणा यहाँ पर की गई थी उसी गारंटी का हिस्सा था युवा निधि योजना। आखिरी गारंटी थी 5वीं, और ये भी वहां पर लागू कर दी गई है। इस गारंटी के तहत क्या था, युवा निधि के तहत क्या था, यहाँ पर इनके मैनिफेस्टो में शामिल था कि अगर ये सरकार बनाते हैं तो फिर डिग्री और डिप्लोमा धारकों को ये वित्तीय बेरोजगारी सहायता प्रदान करेंगे। तो अभी कर्नाटक के शिवमोगा में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भैया अब युवा निधि योजना शुरू हो चुकी है। कैसे दी जाएगी, इसके तहत कहा जाएगा कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में जो लोग अपना डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, यानी उस साल जो पास आउट हुए हैं, उनको सरकार के द्वारा, अगर वो डिग्री धारक हैं तो उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह, और अगर डिप्लोमा धारक हैं तो उनको 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। लेकिन एक कंडीशन और है कि पिछले 6 महीनों में नौकरी पाने में असमर्थ रहे थे और उच्च अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये दिया जाएगा, ठीक है, उनको दिया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी होगी आपको, और काफी अच्छी स्कीम है, मतलब मन तो कर रहा है चल के वहां रह जाए। फिलहाल कर्नाटक की बात करें, अगर कर्नाटक जो है पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था, तो देखो अभी बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया, और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण हुआ। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया था। गिग वर्कर्स बीमा योजना यहाँ पर शुरू की गई। पोषण जागरूकता सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहा था, पंजाब पहले पर रहा था, ठीक है जी। अब कर्नाटक से ये करंट अफेयर का रहा, तो अभी स्टैटिक जानो। कर्नाटक आपको दिखेगा यहाँ पर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे IT सिटी कहते हैं हम लोग। सिद्धरामैया जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के CM, थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर। यहाँ पर दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा नागर होल भी बहुत पूछा जाता है। कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य सबसे प्रचलित है यहाँ का। इसके अलावा यहाँ पर अगर जिलों की संख्या बात करें 31 है, 224 विधानसभा में सीटें हैं, 28 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में सीट जाती है। कर्नाटक अपना बॉर्डर बहुत सारे राज्यों से शेयर करता है, मतलब दक्षिण भारत के सभी राज्यों से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। जैसे जैसे अगर आप देखोगे, इधर गोवा है, इधर महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, इधर केरला। तो यानी कि ये इधर के सारे राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है।
ठीक। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जो है वो सभी देखो आसपास के सबसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर असम जो है ये पूर्वोत्तर के सारे राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ऐसे ऐसी चीजें हैं फिलहाल। और इधर हिमाचल प्रदेश देखोगे तो हिमाचल प्रदेश इधर सबसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो मतलब हर एक कोने में आपको एक राज्य ऐसा मिलेगा जो सबसे सबसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है अपने चारों तरफ। ठीक है, पूरा का पूरा डोमिनेंस होता है उसका। जैसे उत्तर में इनका, दक्षिण में इनका और पूर्व में इनका। ठीक है, चलो इधर भी कुछ भी मान लो, किसी को भी एक, चाहे गुजरात को चाहे राजस्थान को। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग हाल ही में भारत और किस देश के बीच तटरक्षकों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजन का आयोजन किया गया। तो भारत और जापान के तटरक्षक जो हैं यानी कोस्ट गार्ड जो हैं उनके बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, नाम है सहयोग काइजन। ठीक है ना। अच्छा, ये तटरक्षक कौन होते हैं? तट तो आप जानते हो ना, कोस्ट, जो कोस्टल एरिया होता है, मतलब कि जहां पर तट, समुद्री तट लगते हैं वहां के लिए एक खास प्रकार की सेना होती है और उनकी भी सिक्योरिटी करना जरूरी होता है, क्योंकि जो कोस्ट वगैरह होते हैं वहां से घुसपैठिया भी हो जाता है, या फिर कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के, कोस्टल बॉर्डर्स को लेकर के डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, उन सबके लिए एक सिक्योरिटी होती है। जैसे अपने भारत में अगर बात करें तो है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हम लोग आईसीजी कहते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है उसके बीच में और जापान का जो तटरक्षक बल है, इन दोनों के बीच में ये अभ्यास हुआ है और नाम है इसका सहयोग काइजिन। तो 8 जनवरी से ये शुरू हुआ है और चेन्नई के तट पर ये शुरू हुआ है। ये अभ्यास की शुरुआत वैसे भारत जापान के बीच में 2006 से ही हुई है। क्लियर है। तो अच्छा, ये भारत और जापान के बीच में तटरक्षकों का था। ऐसे भारत जापान और भी सैन्य अभ्यास करता है भारतीय सेनाओं के बीच में। जैसे धर्म गार्जियन होता है, ये होता है आर्मी का, इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच। वीर गार्जियन जो होता है ये एयरफोर्स का होता है, इंडियन एयरफोर्स और जापानी एयरफोर्स के बीच में। ऐसे ही जिमेक्स जो होता है ये जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि ये नेवी के बीच में होता है। सिन्यू मैत्री ये भी एयरफोर्स का है ये। ठीक है, तो ये भारत और जापान के बीच होने वाले और अन्य अभ्यास हैं। वैसे अगर अलग अलग देशों की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे अभ्यास हुए हैं। जैसे जैसे डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और यूएई के बीच में हुआ। देखो, डेजर्ट अगर एक शब्द पकड़ लो ना, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, यूएई वगैरह में डेजर्ट ही है और क्या था पहले। ठीक है, अब तो दुबई उबई बढ़िया बन गया है, पहले तो डेजर्ट ही था। तो आपको डेजर्ट पकड़ना है और यहाँ पर साइक्लोन पकड़ लिए, एक और पकड़ लो यहीं से फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग और डेजर्ट साइक्लोन, ये दोनों किससे किससे होगा? ये दोनों होगा भारत और यूएई से। अब यूएई के शेख जो होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम क्या है? शेख जायद अल नहयान, शेख मोहम्मद जायद बिन अल नहयान, ऐसे ही तो हैं। तो वो जायद मिल रहा है आपको, जायद मेडल भी वहां पर दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उनका जायद मेडल, मोदी जी भी पा चुके हैं। तो जायद तलवार नाम से, जायद तलवार एक कर लेना, जायद तलवार नाम से भी एक अभ्यास होता है भारत और यूएई के बीच में, याद रहेगा। चलो आगे, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ये लाल सागर में बहुत सारे देशों ने मिलकर के किया। विनबैक्स भारत वियतनाम के बीच में हुआ। ठीक है, वियतनाम भारत एक्सरसाइज। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। अस्त्र हिंद ये ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में, यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ। एक्स संप्रीति भारत बांग्लादेश। युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के बीच में होता है, इस बार अलास्का में हुआ है, पिछली बार उत्तराखंड में हुआ था। आसियान, ये आसियान के 10 देशों के बीच में। त्रिशूल भारतीय वायुसेना ने किया और ब्राइट स्टार ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, कई सारे देश इसमें शामिल रहे, इजिप्ट में ही हुआ। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात दोस्तों, ऑफर आ चुका है एक बार फिर से। ये मकर संक्रांति का ऑफर केवल और केवल 2 दिनों के लिए है, आज और कल के लिए। ठीक है ना, आज और कल के लिए ये ऑफर है। 60% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है मकर60, MAKAR 6060। तो मकर60 कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आज और कल के लिए आपको ये ऑफर मिलेगा। ठीक है, सभी वीडियो कोर्सेज पर। तो एक बार बढ़िया मौका है, फिर से इसका लाभ उठाइए। और वरना अब अगला ऑफर तो आप जानते ही हो फिर कि 26 जनवरी को ही मिलेगा आपको। तो इसलिए आप इस ऑफर का फायदा उठाइए, एनजेटी ऐप पर जा करके अपने जो भी कोर्सेज लेने हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को कितने वर्ष का विस्तार दिया गया? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा इनका पूरा नाम है। तो इनको 1 और साल के लिए विस्तार दिया गया है। पिछली बार भी भाई ये विस्तार पाए थे 1 साल का, और अभी फिर से विस्तार पा गए हैं। काफी विस्तार पा रहे हैं, 3 साल का कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं, 2 विस्तार पा चुके हैं। लग रहा है काफी सरकार के प्रिय हैं। हमें तो अगले ही उम्मीदवार लग रहे हैं गवर्नर के रूप में।
आरबीआई के, अभी तो डिप्टी गवर्नर है, हो सकता है गवर्नर बन जाए आगे चलकर। फिलहाल आपकी क्या राय है आप लोग बताइएगा। 2020 में ये 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए थे, फिर एक कार्यकाल बढ़ा, फिर अब दोबारा एक कार्यकाल और पा गए हैं। तो अब देखो सरकार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दो बार विस्तार से ज्यादा पा भी नहीं सकते, तो हो सकता है फिर अगली बार इनको डायरेक्ट प्रमोशन ही मिल जाए। अभी 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी हैं, लेकिन इनका भी कार्यकाल जल्दी ही पूरा होने वाला है। वैसे तो इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, मतलब आप समझो कि गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाया, और इन्हीं के टाइम पर अपना जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर इंटरनेशनल वाला ये अवार्ड पाई। भारत को भी इन्हीं की वजह से काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट के लिए मतलब मुद्रास्फीति बचाए रखने के लिए अवार्ड मिला। तो शक्तिकांत दास जी ने तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हैं, और इस समय दुनिया भर में जो टेंशन्स लगी हुई है उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। फिलहाल आरबीआई के बारे में बात करें तो एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर तो शक्तिकांत दास जी हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा, टीवी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन। इनमें माइकल पात्रा को कार्यकालिक विस्तार मिल गया है, तो इसलिए ये अभी हैं। ठीक है जी, आगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो जब मुख्यतः की बात आए, वैसे तो पतंग हर जगह पतंग महोत्सव मनाया जाता है मकर संक्रांति पर, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध रूप से या कहें कि जहां से निकला हुआ एक प्रकार से वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में सबसे प्रमुख रूप से पतंग महोत्सव मनाया जाता है। इस बार तो गुजरात कई जिलों में अपनी मना रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अगर पूछा जाए मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है, तब आप गुजरात ही लगाएंगे। ये मत सोचना कि हम लोग भी तो मकर संक्रांति को पतंग उड़ाते हैं तो हम लोग अपना राज्य लगा दें, नहीं। यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट होता है। बहुत सारे देशों के पतंगबाज आते हैं यहाँ पर पतंग उड़ाने, है ना। जैसे यहाँ पर अभी 55 देशों के 153 पतंगबाज आए थे और इसमें हिस्सा लिए। मकर संक्रांति के अवसर पर ये होता है, और इस बार जो है ये 7 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी तक चला था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। क्लियर है। अच्छा, काइट फेस्टिवल अगर पूछा जाए तब भी आप समझिएगा, इसी की बात हो रही है। पतंग महोत्सव पूछा जाए तब भी समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहा जाए तब भी आप समझिएगा। मतलब मैं अलग अलग नाम से इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में कहते हैं सर इसमें तो पतंग महोत्सव पूछा गया था, आपने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बताया था। तो भाई देखो, एग्जामिनर अलग है, उसकी सोच अलग है, तो वो वहां पर कुछ और डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर तीनों पॉइंट पूछा जाएगा तब आप एक ही लगाएंगे। हाँ, जहाँ पर राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस अलग होता है वहां पर मैं आपको अलग बता देता हूँ जहाँ पर अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों का मतलब एक ही है, तो आप एक ही मानकर चलेंगे। फिलहाल हम लोग मकर संक्रांति से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर देखो, एक तो मकर संक्रांति जो है ना एक फिक्स डेट वाला एक उत्सव है। ये 14 या तो 15 दो ही दिन को पड़ता है हर साल। ठीक है, मकर संक्रांति। अब इसमें अगर उत्तर भारत में अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत में जो बेल्ट है वहां पर लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, और पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर लोहड़ी कहते हैं। और अगर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा उत्तर मध्य भारत में आओगे तो यहाँ पर इसे खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, थोड़ा सा मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पर। अगर आप इधर जाओगे असम के साइड में, पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पर इसे बिहू के नाम से मनाया जाता है, बिहू के नाम से। ठीक है, ऐसे ही बंगाल साइड में आओगे तो पोइला बोईसाख के नाम से मनाते हैं। ऐसे ही आप दक्षिण में आ जाओगे तो यहाँ पर पोंगल के नाम से मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाते हैं। ऐसे ही इधर उत्तरायण के नाम से मनाते हैं गुजरात वगैरह में। ठीक है, तो नाम अलग अलग भले है, लेकिन दिवस मकर संक्रांति है और इसी अवसर पर सब मनाते हैं। तो आपसे अलग अलग पूछा जाए, या कभी कभी ऐसे जैसे सीजीएल वगैरह में ये सब टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो सीजीएल में अगर ये पूछ लिया गया कि बताओ ये उत्सव, जैसे पोंगल पूछ लिया गया, पोंगल निम्न में से किस माह में पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, आपको तुरंत मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी पर पहुंचना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेनमार्क के नए राजा कौन बनाए गए? तो देखो, डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं प्रिंस फेडरिक। अब ये प्रिंस नहीं रहे, अब ये किंग बन गए, किंग फेडरिक बन गए। एक्चुअली में इनकी जो मम्मी है कहाँ गई, यहाँ तो नहीं दिख रही हैं। तो इनकी जो माता जी हैं महारानी मार्गरेट द्वितीय, जब इन्होंने इस्तीफा दिया था या अनाउंस किया था तब भी मैंने आपको बताया था वैसे, तो इन्होंने पद छोड़ दिया है। ये महारानी थी अभी तक और 52 साल तक इन्होंने राज किया था, और अब ये पद छोड़ दी हैं और अपने बेटे को
ये राजा बनाने के लिए रेडी हो गई हैं। एक्चुअली में इनका जो बेटा था, ये फेडरिक जो थे, ये भाई साहब, ये काफ़ी ज़्यादा समझ लो कि एक, जैसे होता नहीं था, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पढ़ते हैं कि जैसे कि ये जो था ये बिल्कुल अयोग्य शासक था, या ये बिल्कुल सत्ता पाने के लायक नहीं था, इसने पूरा अपना वंश ही मतलब डुबो दिया, नाम डुबो दिया। तो कुछ उस टाइप की ये रहा करते थे एक ज़माने में, 1996-97 के टाइम पर। लेकिन फिर बाद में ये कहे कि हम सुधर रहे हैं, सुधर रहे हैं, सुधरते सुधरते सोचो 20-30 साल लग गए। तो अब जब ये पूरी तरीके से सुधर चुके हैं तो इनकी जो मम्मी जी हैं उन्होंने अब कहा कि बेटा अब तुम लोग संभालो गद्दी। वैसे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और अभी तक के 900 सालों के इतिहास में डेनमार्क में कोई गद्दी छोड़ा नहीं था, राजगद्दी मरने के बाद ही मिलता था। लेकिन रानी मार्गरेट द्वितीय जो है ये नए साल पर नए तरीके से शुरुआत की, और इन्होंने क्या कहा कि अब प्रिंस फेडरिक बनेंगे किंग। तो इनके साथ इनकी जो पत्नी है क्राउन प्रिंसेस मैरी डोनाल्डसन, ये रानी बनेंगी। तो ये होंगी नई रानी, ये होंगे नए राजा, और देश होगा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क हुआ, ब्रिटेन हुआ, वहाँ सब अब जगह आज भी वहाँ पर ये राजशाही शासन है। हाँ पूरा, लेकिन पावर जो है वो प्रधानमंत्रियों के हाथ में ज्यादा रहता है। आगे यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्री और राजा बने हुए हैं पिछले दिनों में, उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोबगे बने, दूसरी बार बने थे। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने थे। और कुवैत के नए आमिर बने शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली बने, ब्रिक्स से अपने आप को अलग कर लिए। पोलैंड के अगले प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बने। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रेडन बने। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो बने। लातविया के राष्ट्रपति बने एडगर रिंकिविक्स। और पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने सांतियागो पेना। ओके, अगला, हाल ही में किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अयोध्या में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, आप सबको पता है, रामनगरी, भगवान राम का यहाँ पर मंदिर जो है ये 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और इस वजह से बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। जैसे अभी ये नया रिकॉर्ड बना है सबसे लंबी सोलर लाइट की लाइन स्थापित करने का। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। यहाँ पर गुप्तार घाट से लेकर झुनकी घाट और नया घाट तक के घाटों को जोड़ता है ये सोलर लाइट लाइन, और ये दुनिया की सबसे लंबी है, इसलिए ये बन गया है नया विश्व रिकॉर्ड। तो भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और बाकी चीजें जो है तो आपको पता ही लगी गई होंगी धीरे धीरे। कुछ और जो चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान का शुभारंभ किया गया। पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। इसके अलावा यहाँ पर यूपी का पहला सोलर शहर बनाने की भी घोषणा हुई है। ठीक है, ऐसी चीजें, ये केवल मतलब अयोध्या से ही इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे और इसके अलावा जटायु क्रूज सेवा भी मैंने आपको बताया था, क्रूज सेवा बताया था, रामायण सेवा बताया था, रामायण सेवा, ठीक है ना, रामायण। और रामालैंड मैंने आपको बताया था, रामालैंड डिज्नीलैंड के आधार पर ये विकसित किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ अयोध्या से ही मिल जाएंगे। ठीक है जी। यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये प्रयागराज में खोला गया है। गंगा डॉल्फिन राजकीय जलीय जीव घोषित हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। और गिफ्ट डीड योजना यहाँ पर शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जी के तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एक सामान्य जानकारी नाम से मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी। तो जो लोग यूपी स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास सूचना है कि देखो भाई, यूपी जीके, यूपी पुलिस एग्जाम का जो खास करके जो आपके लिए बैच लाया गया है उसमें यूपी जीके क्लासेस बहुत ही जबरदस्त चल रही हैं। मतलब ऐसी ऐसी क्लासेस जो आपको हर एक एग्जाम में काम आएंगी यूपी स्पेशल जीके की। तो उसमें जिलों को पूरा याद करवा दिया जा रहा है, सीमावर्ती जिले कौन से हैं, किस जिले की क्या खास बात है, सारा कुछ, लोक नृत्य हर यूपी का, ये सब कुछ यूपी पुलिस में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जो है अभी बढ़िया मौका है मकर संक्रांति का, अगर आपने नहीं लिया है बैच तो ले डालिए अभी भी उसमें, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। अभी से भी देखना शुरू करोगे ना तो बहुत अच्छे से सब तैयार कर सकोगे। ओके, तो आप MGT ऐप पर जाइए जरूर, ऑफर का फायदा उठाइए जरूर। अगला, भारतीय सेना ने किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस बार टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन ईयर के रूप में मनाएगी इंडियन आर्मी 2024 को। ठीक है, मतलब क्या होता है कि भारतीय सेना हर एक साल को एक थीम साल के रूप में
ये डिक्लेयर करती है और पूरा साल उसी पर डिपेंड रहता है कि हम लोग का फोकस कहाँ रहेगा। तो इस बार का भारतीय सेना का फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी बढ़ाने पर, कि हम लोग टेक्नोलॉजी पर कितना अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला कदम उठाया गया कि भाई ये जो होता है ना, जो कुछ सीमा हैदर जैसे वाले कुछ मामले आ जाते हैं पबजी वाले, तो जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, जो आर्मी स्टाफ है, उन सभी का पहले तो सबसे पहले ये किया जाए कि जो मोबाइल मिलता है उसको सिक्योर किया जाए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने किया कि 2500 सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम से, जिसे संभव कहा गया, संभव हेडसेट, इसको शामिल किया गया। अब ये 2500 मतलब वो हैं जिनके पास कुछ भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब सभी को थोड़ी ना दिया जा सकता है इतनी जल्दी, वो भी, है ना। तो यहाँ पर मल्टी लेयर इंक्रिप्शन है और ये 2500 उन ऐसे ऑफिसर्स को दिया गया जो थोड़ा अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं और उन मतलब उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होने की संभावनाएं हैं, या कहें कि उनके पास सूचनाएं हैं तो उनका कोई हैक ना हो जाए। कोई जानबूझ करके नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई आर्मी वाला जानबूझ करके करेगा, जैसे कि हैकिंग वगैरह की भी घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर ऐसा ना होने पाए इसलिए मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन वाला 5G अनुरूप भारतीय सेना ने 2500 ऐसे अभी तैयार कर लिए हैं। आगे ऐसे 74,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। मतलब पूरा का पूरा फोकस इस बार होने वाला है टेक्नोलॉजी पर भारतीय सेना का, ठीक है। क्योंकि अपना दुश्मन कोई ये छोटा मोटा नहीं है, छोटू मोटू, अपना दुश्मन चाइना है और इस चाइना की सबसे बड़ी खासियत यही है, चोरी, ठीक है। चाइना चा से चोरी सबसे बड़ी खासियत, और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करता है चोरी। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत थी। फिलहाल पिछली वर्ष जो था ऐसे परिवर्तन का वर्ष घोषित किया गया था, ईयर ऑफ चेंज, और बहुत सारे चेंजेस हुए, आपने देखा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार पांडे जी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे मरणोपरांत तेनजिंग नार्गे सम्मान से सम्मानित किया? तो दोस्तों अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सविता कांसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नार्गे सम्मान से सम्मानित किया। ये थी सविता कांसवाल और इनका निधन हो गया है। इनका निधन हिमस्खलन से हुआ। ये पर्वतारोही थी और मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू इन्होंने मात्र 16 दिनों में फतह कर दिया था। बहुत ही मतलब समझ लो रिकॉर्ड के रूप में। और लेकिन एक ऐसे ही एक परियोजना में एक ये जा रही थी प्रोजेक्ट में और हिमस्खलन हो गया, उसमें इनका निधन हो गया। तो इनके पिताजी जो हैं वो अवार्ड रिसीव कर रहे थे, काफ़ी भावुक पल था ये रिसीव किया अवार्ड। फिलहाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा भेजा गया था 4 अक्टूबर 2022 को एक मिशन, तो उसमें जो है डांडा चोटी पर ये चढ़ रही थी और वहीं पर हिमस्खलन की चपेट में आ गई और इनकी मृत्यु हो गई। तो मरणोपरांत इनको तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव से ये रहने वाली हैं। क्लियर है? आगे, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त किए गए? तो दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं रियर एडमिरल उपल कुंडू। कौन? रियर एडमिरल उपल कुंडू। ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं उपल कुंडू और इनको नियुक्त किया गया, ये 1985 बैच से हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है अभी अपना साउथर्न नेवल कमांड का इंडियन नेवी में चीफ ऑफ स्टाफ। ओके, इनको एंटी सबमरीन वारफेयर में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। ये INS तिरकंद और INS कुठार को भी ये संचालन कर चुके हैं, मतलब ये इनको लीड कर चुके हैं। तो इनको अब दक्षिणी नौसेना कमान सौंपा गया है। एडमिरल R हरि कुमार जी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। क्लियर है? आज के दिन से हम लोग 12 क्वेश्चन रखते हैं, कल ऐसे 1-2 क्वेश्चन बढ़ा करके आपका पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के क्वेश्चंस आपके कोई नहीं छूटेंगे, सब कुछ आपका कवर होगा। और वीकली करंट अफेयर अगर आपने नहीं रिवाइज किया उसको रिवाइज कीजिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह भेज दी गई है, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, डोंट फॉरगेट यूजिंग कोड मकर60 ये है आपका कूपन कोड, और इस कूपन कोड से आपको मिलेगा 60% का डिस्काउंट किसी भी वीडियो कोर्स पर MZT ऐप पर जा करके। तो MZT ऐप पर जाइए और वहाँ से जा करके आप इसे परचेज कर सकते हैं इसका यूज करके। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, मतलब पिछले दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में राज्यों की श्रेणी पर टॉप पर कौन रहा है? तो राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। और साथ ही साथ मैंने पूछा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय नागरिकों को कितने देशों में वीजा फ्री एक्सेस है?
तो 62 देशों में है। आज आपसे क्वेश्चन है, किसी वस्तु की जीआई टैग की वैधता कितने महीनों नहीं सालों के लिए, कितने वर्षों के लिए कर दो, कितने वर्षों के लिए होती है। यहाँ सब जगह ईयर आप कर दो, ये मिस्टेक हो गया है। तो कितने वर्षों के लिए जीआई टैग की वैलिडिटी होती है ये आपको बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। साथ ही साथ आप बताइए वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कितने देशों के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अभी के टाइम पर भारतीय अर्थव्यवस्था कितने देशों के बाद है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी कुछ पता हो उसको आप डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, एमजेटी ऐप पर ही आपको ऑफर मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।